आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी के चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन को। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे एंशियंट सिविलाइजेशंस में से एक है और इंडिया ने पिछले कुछ 50 सालों में मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस शो की है। यानी इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ा है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इज्जत काफ़ी बड़ी है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया काफ़ी आगे बढ़ा है, काफ़ी प्रोग्रेस किया इंडिया ने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पैसे से जुड़ी वित्तीय जो विकास हुआ इंडिया का वो बहुत ही बेहतर हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आगे बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये अर्थ का एक मैप है। यहाँ पे जो ये लेटी हुई लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये वाली लाइनें जो नजर आ रही हैं आपको, इस तरीके की लाइनें, लेटी हुई लाइनें जो नजर आ रही हैं, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। और जो इस तरह की लाइनें आपको नजर आ रही हैं, देखिए कर्विंग लाइंस जो आपको नजर आ रही हैं, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है इन लाइंस को। और इन लाइंस का इस्तेमाल किसी भी जगह की लोकेशन को बताने के लिए किया जाता है। और ये जो है बीच में, ये जो डॉटेड लाइन बीच में आपको दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है इक्वेटर। दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर और इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। और ये जो इक्वेटर है ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को कहा जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को कहा जाता है साउथ हेमिस्फीयर। और इंडिया, यहाँ पे देखिए, इंडिया जो है वो कंप्लीटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। आगे देखिए, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया की जो मेनलैंड है, मेनलैंड यानी इंडिया की जो ये ज़मीन है, ज़्यादातर जो मेनलैंड है आइलैंड्स को छोड़ के, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक फैली हुई है। यानी ये जो दिखाया गया है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दिखाया गया इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट्स तक। और लॉन्जिट्यूड्स की बात करें, देखिए ये लॉन्जिट्यूड्स हैं और ये क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूडनल तो हमने देख लिया। लॉन्जिट्यूड्स देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक इंडिया फैला हुआ है। ये इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड मैप में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उस लैटिट्यूड को कहा जाता है जिसकी वैल्यू होती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हमारे मेनलैंड के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जहां बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, वहीं लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था, इंदिरा पॉइंट, वो 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था, समुद्र के अंदर चला गया था। आगे बात करते हैं इंडिया की साइज की। इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया की जो जमीन है, उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया के पास वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया के अंडर है। यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है, जितनी भी हैबिटेबल लैंड है, उसका 2.4% जो है वो इंडिया के पास है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स है। स्टूडेंट्स, ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये आप अच्छे से एक बार पढ़ें, जरूर से याद भी करें, ये आगे जाके भी आपको काफ़ी काम आ सकता है। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री यानी जैसे इंडिया जो बना हुआ है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ये देखिए यहाँ पे, अगर इंडिया की ये वाली बाउंड्री जो यहाँ पे दिखा रखी है, ये सारी बाउंड्री ये इधर से, तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ये 15,200 किलोमीटर की है। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी तटरेखा, समुद्र के या सागर के साथ लगता हुआ जो इलाका है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप को मिला के 7,516.6 किलोमीटर है। यानी कोस्ट लाइन भी काफ़ी लंबी है इंडिया की। ठीक है। इंडिया के पास यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, जिनको हम हिमालयाज कहते हैं। हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रखा है जिसमें रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एरिया दिखा रखा है। तो रशिया सबसे बड़ा है और इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। आगे देखिए, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडियन ओशन। देखिए क्या होता है, ध्यान सुनिएगा इस बात को। इंडिया के नॉर्थ साइड में तो माउंटेन्स हैं और जब हम साउथ की साइड बढ़ते हैं तो टेपर होना शुरू हो जाता है। टेपर यानी जमीन नीची होनी शुरू हो जाती है। टेपर का मतलब जमीन नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाती है और आखिरकार इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो समुद्र में जाके मिल जाता है, इंडियन ओशन में जाके मिल जाता है। और वहां इंडिया का मेनलैंड दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तरफ तो आता है अरेबियन सी वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में आ जाता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल आता है जिसके अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और वेस्ट साइड में अरेबियन सी आता है, ठीक है, जिसके अंदर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। आगे आता है, अगर हम फिगर 1.3 को देखें, यही हमारी फिगर 1.3 है नीचे, ये देखिए ये फिगर 1.3 है आपकी बुक में। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्रीज के फर्क पे है। इसके बावजूद इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट के। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ इसी फिगर की हेल्प से। देखिए, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इंडिया का जो ये एक्सटेंट है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, देखिए 37 डिग्री 6 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स, तो लगभग जो फर्क आता है वो 30 डिग्रीज का आता है। इसी तरीके से जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट्स, तो इसमें भी लगभग 30 का ही फर्क है। तो इंडिया के लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में भी और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में भी लगभग 30 डिग्रीज का फर्क है, लेकिन फिर भी देखने में ऐसा लगता है कि इंडिया की लंबाई ज़्यादा है उसकी चौड़ाई के मुकाबले, फिर भी ऐसा लगता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, इंडिया के एक साइड में गुजरात है, एक साइड में अरुणाचल प्रदेश है। वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, वेस्ट मोस्ट स्टेट जो है इंडिया का वो गुजरात है, ईस्ट मोस्ट स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों जगहों में टाइम लैग है 2 आवर्स का। जैसे सनराइज को कंपेयर करें, हम सनसेट को कंपेयर करें तो नॉर्मल वेदर कंडीशंस में 2 घंटे का गैप होता है सनराइज और सनसेट, सनराइज का भी और सनसेट का भी, इन दोनों राज्यों में। इसीलिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग लिया गया है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। यानी कहने का मतलब क्या है, इंडिया में जो टाइम हम बोलते हैं, इंडिया में जो टाइम लिया जाता है, देखिए पूरे इंडिया में सेम टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन्स वगैरह का, प्लेन्स का टाइम सेट नहीं हो पाएगा अगर इंडिया के हर स्टेट का टाइम अलग हुआ तो। इसीलिए हम क्या करते हैं, गुजरात के हिसाब से टाइम लेते तो अलग टाइम आता, अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से टाइम लेते तो दोनों के टाइम में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का फर्क आ जाता। इसलिए हमने क्या किया, बिल्कुल बीचों बीच से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होता है। ठीक है, यहाँ का जो टाइम है उसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है, यहाँ के टाइम को पूरे इंडिया में माना जाता है। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसकी वजह से भी डे और नाइट की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं या नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो दिनों की और रातों की लंबाई में फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया लैटिट्यूडनली काफ़ी बड़ा है। आगे आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया की तो ज़मीन है, इंडिया के पास एक बहुत एडवांटेजियस सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। यानी ईस्ट और वेस्ट एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया के पास बहुत ही ज़बरदस्त सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया एक तरीके से साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। किस तरीके से, अगर मैं वर्ल्ड मैप पे आपको दोबारा लेके जाऊं, ये देखिए, ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, इसको साउथ की तरफ एक्सटेंड कर दिया हो ऐसा लगता है इंडिया को देख के। यानी इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ साइड में पड़ता है, जिसके 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है जो। ठीक है, तो द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इसीलिए इन जो भी ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स होते हैं, यानी इंडियन ओशन से होके जितने भी रूट्स जाते हैं, ऐसे रूट्स जो यूरोप को और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करते हैं, उन रूट्स के लिए इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन माना गया है, क्योंकि इंडिया उन सारे रूट्स पे पड़ता है। डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशन के अंदर घुसा हुआ है इंडिया का, यानी इंडिया का एक पार्ट इंडियन ओशन के अंदर तक गया हुआ है। ठीक है, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe। इसीलिए इंडिया के कल्चरल और ट्रेड कॉन्टैक्ट्स वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ बहुत अच्छे हैं।
किसी भी कंट्री की उतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशन में जितनी की इंडिया की है, इसीलिए इंडियन ओशन का नाम इंडिया कंट्री के नाम पे रखा गया है। इतना रीजन काफी था, क्योंकि इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसके नाम पे एक ओशन का नाम रखा गया है। आगे बात करते हैं, सुएज कैनाल को खोला गया था 1869 में। सुएज कैनाल की खोलने के बाद, ट्रेड के लिए इसको खोलने के बाद से यूरोप और इंडिया के बीच का डिस्टेंस 7000 किलोमीटर कम हो गया है बाय सी। तो ये मैप मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करवाया ही था। आगे देखिए, यहां देखिए आप, इस मैप को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इस मैप में एयर रूट्स दिखाई गई हैं। ब्राउन लाइंस जो है वो एयर रूट्स दिखाती हैं, और जो डॉटेड ब्लू लाइंस हैं, ये जो डॉटेड ब्लू लाइंस हैं ये सी रूट्स दिखाती हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि बहुत सारे एयर रूट्स और बहुत सारे सी रूट्स इंडिया से होके गुजरते हैं। इंडिया एक सेंट्रली लोकेटेड कंट्री है इंडियन ओशन में। ये देखिए बहुत यहां पे ना एक काफी ज्यादा डेंसिटी बनी हुई है लाइंस की, ठीक है, काफी क्लोज लाइंस आई हुई हैं। इससे पता चलता है कि एयर रूट्स के लिए भी और सी रूट्स के लिए भी इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेड के मामले में। आगे आता है, इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड के साथ वो रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया ने कॉन्टैक्ट्स बना के रखे हैं, लेकिन इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स रहे हैं ज्यादातर देशों के साथ वो लैंड रूट से रहे हैं पुराने टाइम में। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स जो है वो कम रहे हैं, यानी सी कॉन्टैक्ट, सी से ट्रेड इंडिया ने काफी कम किया है पुराने टाइमों में। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers while the oceans restricted such interaction for a long time। देखिए जो माउंटेन्स हैं हमारे नॉर्थ साइड में, हिमालयन माउंटेन्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ पासेज होते हैं। पासेज का मतलब कुछ दर्रे होते हैं जहां से गुजरा जा सकता है। इसीलिए जो एंशियंट ट्रैवलर्स होते थे वो माउंटेन्स को तो पार करके आ जाते थे उन पासेज की हेल्प से, लेकिन ओशन जो इतना बड़ा होता था जिसकी कोई शुरुआत, जिसका कोई अंत नहीं है, वहां तक जाने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी काफी नहीं थी। इसलिए इंडिया में पुराने टाइम में जो ट्रेड हुआ है वो लैंड रूट्स के जरिए ज्यादा हुआ है। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। Ancient time से ही आइडियाज और सामान इंडिया दूसरे देशों के साथ बांटता आया है। The ideas of Upanishads, रामायणा, stories of पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये इंडिया ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया है अपने लैंड रूट्स की हेल्प से ही। इसके अलावा इंडिया के स्पाइसेस, मसलिन और दूसरी मर्चेंडाइज यानी दूसरे सामान भी इंडिया से दूसरी कंट्रीज में बेचे जाते रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। तो इंडिया ने वर्ल्ड की कई कंट्रीज पे काफी इफेक्ट डाला है। दूसरी तरफ ग्रीक स्कल्पचर यानी ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो इंडिया पे इफेक्ट गया है, यानी इंडिया ने ग्रीक स्टाइल को, ग्रीक आर्किटेक्चर को कॉपी किया है, उससे काफी कुछ सीखा है। जैसे डोम्स बनाना, डोम्स यानी देखिए जैसे आपने ताजमहल के ऊपर देखा होगा इस तरह का एक कटोरा बना हुआ है ऊपर की तरफ जिसके ऊपर एक गुंबद सा बना हुआ है, तो ये डोम स्टाइल का आर्किटेक्चर। मिनारेट्स, मिनारेट्स यानी ताजमहल के चारों तरफ जो है इस तरीके की 4 मीनारें बनी हुई हैं, तो इस तरीके से मिनारेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरी कंट्रीज से इंडिया ने सीखा है। इंडिया के नेबर्स, इंडिया के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया के अंदर फिलहाल 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। पिछले दिनों कुछ चेंजेस आए थे। आगे आता है, इंडिया की लैंड बाउंड्रीज लगती हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में, और हमारे साउथ साइड में अगर हम हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं। 2 आइलैंड कंट्रीज कौन कौन से हैं जो सदर्न नेबर्स हैं हमारे, वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। ये हमारे सदर्न नेबर्स हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नैरो चैनल है, समुद्र का एक नैरो सा चैनल है जिसको पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, जबकि मालदीव्स जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ साइड में सिचुएटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंडिया की जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वगैरह आपको दिखा रखी हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सारे स्टेट्स इसमें दिखा रखे हैं। तेलंगाना भी इसमें शो किया गया है जो रिसेंटली फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको बता दिया गया, इंडिया के स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बता दिया गया आपको। आगे देखिए, इंडिया की स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत पुराने टाइम से, बल्कि इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ तो इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी पास्ट में। ठीक है, अगर हम इंडिया के फिजिकल मैप की तरफ देखें, एशिया के फिजिकल मैप की तरफ देखें एटलस में, तो इंडिया जो है वो बाकी एशिया से बिल्कुल अलग है। मतलब इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया के पास जितनी एशिया की किसी और कंट्री के पास नहीं है।
तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट में अपने व्यूज़ जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशंस की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।